गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का अपना टॉपिक चल रहा था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात का शारीरिक परीक्षण। और नवजात के शारीरिक परीक्षण में अपन ने देख लिया था अब तक हेड एग्जामिनेशन कि नवजात का हेड एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। उसमें अपन ने देखा था हेड सर्कम्फेरेंस, उसमें अपन ने देखा था लेंथ ऑफ हेड, उसमें अपन ने देखा था सूचर, उसमें अपन ने देखा था असिस्ट फॉर मोल्डिंग, उसमें अपन ने देखा था फोंटेनल्स, और उसमें अपन ने देखा था बर्थ ट्रोमा, केपट सक्सिडेनम और सिपेल हीमेटोमा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दूसरा एग्जामिनेशन आता है अपने नवजात में, आई एग्जामिनेशन। अपना मेन टॉपिक क्या चल रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न कि नवजात का शारीरिक परीक्षण कैसे करेंगे। तो उसमें अपने हेड का एग्जामिनेशन कर लिया। अब दूसरा है अपने आई एग्जामिनेशन कि आँख का आकलन करना है आपको या एग्जामिनेशन करना है। तो आप नवजात में आँख का एग्जामिनेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको नवजात की जो आई होती है उसकी आई बॉल को चेक करना है। सामान्यतः नवजात में क्या होता है, दोनों आई है तो दोनों आई में दोनों आई बॉल प्रेजेंट होगी। पर अगर आपने नवजात की आई बॉल चेक की और आपको पता चला कि नवजात में आई बॉल एब्सेंट है और इट इज यूनिलेटरल और बाइलेटरल, मतलब ऐसा एक आंख में भी हो सकता है और दोनों आंखों में भी हो सकता है। आपने नवजात की आई चेक की, आपको पता चला कि उसकी एक आंख में या दोनों आंखों में आई बॉल एब्सेंट है, तो उस कंडीशन को मेडिकल में एक टर्म बोलते हैं एनोप्थेल्मिया। एनोप्थेल्मिया क्या बोलते हैं? एनोप्थेल्मिया। मतलब ऑप्थेल्मिया मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, आई वाला, तो ऑप्थेल्मिया मतलब ऑप्थो। तो देखिए आपने नवजात की आई चेक की, आई का असेसमेंट किया, आई देखी और आपको पता चला सामान्य तो दोनों आई में दोनों आई बॉल प्रेजेंट होगी, एक आई में एक आई बॉल, दूसरी आई में दूसरी आई बॉल प्रेजेंट होगी। पर आपने नवजात का एग्जामिनेशन किया और आपको पता चला कि उसके आई में आई बॉल एब्सेंट है और ऐसा एक आंख में भी हो सकता है, दूसरी आंख में भी हो सकता है। दैट मीन्स तो उसे एक मेडिकल लैंग्वेज में एक टर्म नाम दिया गया है एनोप्थेल्मिया। तो एनोप्थेल्मिया का मतलब क्या होता है? इट इज एब्सेंस ऑफ आई बॉल। इट इज एब्सेंस ऑफ आई बॉल या एनोप्थेलिया मीन्स एब्सेंस ऑफ आई बॉल। इट इज यूनिलेटरल और बाइलेटरल। मतलब एनोप्थेल्मिया का मतलब हुआ कि आई बॉल की का एब्सेंट होना और ऐसा एक आई में भी हो सकता है या दोनों आई में भी हो सकता है। तो आपने आई एग्जामिनेशन में पहला असेसमेंट किया और अगर आई बॉल एब्सेंट होगी तो उसे क्या बोलोगे? एनोप्थेल्मिया। इट में बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरा। आपको उसके आई का एग्जामिनेशन करना है तो आपको आई देखनी है किस लिए? रेडनेस के लिए और सिक्रेशन के लिए। रेडनेस और सिक्रेशन के लिए। assess the eye for redness and secretion because it indicate the infection। आपको नवजात की आई को रेडनेस के लिए और सिक्रेशन के लिए देखना है। सिक्रेशन के लिए देखना है क्योंकि रेडनेस और आई रेडनेस और आई सिक्रेशन जो होते हैं वो आई इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। और जो नवजात है, न्यूबॉर्न है, अगर उसकी जो आई है वो कैसी है, जो न्यूबॉर्न है उसकी आई कैसी है? रेडनेस है आई में और सिक्रेशन आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि उसमें क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है, आई इन्फेक्शन हो गया है। और जो आई इन्फेक्शन होगा नवजात में वो दो होगा। पहला जो इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। और दूसरा होता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। समझ में आया आपको? आपने न्यूबॉर्न की आई को रेडनेस और सिक्रेशन के लिए चेक किया, असिस्ट किया, और आपको न्यूबॉर्न में क्या हुआ? आई में रेडनेस और सिक्रेशन मिला। तब आपको माइंड में तुरंत पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि बेबी को या न्यूबॉर्न को आई इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया है? आई इन्फेक्शन हो गया है।
और न्यूबॉर्न में जो आई इन्फेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, दूसरा नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम किसके द्वारा होता है, तो ये होता है बेटा नाइजेरिया, किसके द्वारा होता है, नाइजेरिया गोनोकोकाई इन्फेक्शन है। ये कैसा इन्फेक्शन है, नाइजेरिया गोनोकोकाई नामक इन्फेक्शन है। और दूसरा जो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटीज के द्वारा होता है। ओके, तो आपने आई में दो एग्जामिनेशन कर लिए। पहला एग्जामिनेशन आपने किया कि उसकी जो आई बॉल है वो एब्सेंट है, और ऐसा एक आई में भी हो सकता है, दोनों आंखों में भी दूसरी आई में भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनोप्थेल्मिया। ओके, फिर दूसरा आपने देखा न्यूबॉर्न की जो आई, आपने उसका आकलन किया, असेसमेंट किया, तो आपको पता चला कि जो न्यूबॉर्न की आई है वो रेड हो रखी है और सिक्रेशन आ रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि न्यूबॉर्न में आई इन्फेक्शन हो गया है। और न्यूबॉर्न में जो आई इन्फेक्शन होते हैं वो दो होते हैं, पहला होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम और दूसरा होता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। तो जो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम होता है ये एक प्रकार का नाइजेरिया गोनोकोकाई नामक इन्फेक्शन है, और जो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस होता है ये कैसा इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटीज है। ठीक है, आपने दो कर लिया, दो असेसमेंट कर लिया आई में। तीसरा असेसमेंट आपको आई में प्यूपिल का एग्जामिनेशन करना है। उसकी क्या करनी है, प्यूपिल का एग्जामिनेशन करना है। प्यूपिल का एग्जामिनेशन करने के लिए आपको न्यूबॉर्न में प्यूपिल का एग्जामिनेशन करने के लिए आपको एक असेसमेंट करना है, और उस असेसमेंट का नाम है पहला असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट करना है, प्यूपिल का एग्जामिनेशन करने के लिए नवजात में आपको एक असेसमेंट करना है, उसका नाम है पहला असेसमेंट। P बराबर प्यूपिल, E बराबर इक्वल है कि नहीं है वो देखना है, R बराबर राउंड है कि नहीं है वो देखना है। फिर दूसरा R बराबर रिएक्टिव टू, L बराबर लाइट, मतलब लाइट से एक्टिव है कि नहीं है, रिएक्टिव है कि नहीं है, और A बराबर अकोमोडेशन। चलिए, आई में आप तीसरा एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपको प्यूपिल का एग्जामिनेशन करना था, और प्यूपिल के एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना था, एक असेसमेंट करना था जिसका नाम है पहला असेसमेंट। P बराबर पीपुल, E बराबर इक्वल, R बराबर राउंड, फिर अगला R बराबर रिएक्टिव टू, L बराबर लाइट, और A बराबर अकोमोडेशन। ये आपको करना है, इससे आपके जो न्यूबॉर्न है उसकी प्यूपिल का क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगला आपको आई में करना है रेड रिफ्लेक्स चेक करना है न्यूबॉर्न में। कौन सा रिफ्लेक्स चेक करना है, रेड रिफ्लेक्स चेक करना है। और नवजात में रेड रिफ्लेक्स कैसे चेक होता है, तो जब आपको रेड रिफ्लेक्स चेक करना हो तो आपको क्या करना होता है, जो नवजात की आई होती है, न्यूबॉर्न की जो आई होती है, उस आई में आपको रेड लाइट इंटर करवानी होती है। मतलब क्या करनी है, उसकी आईज में रेड लाइट डालनी है। जैसे ही आप उसकी आईज में रेड लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्शन के कारण उसकी पूरी आई जो होगी वो कैसे हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इसे बोलते हैं रेड रिफ्लेक्स। व्हेन एवर रेड लाइट इंटर इन द आई ऑफ न्यूबॉर्न, देन ड्यू टू द रिफ्लेक्स आई अपीयर रेड ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब जो न्यूबॉर्न की जो आई होगी वो कैसे अपीयर होगी, रेड होगी, पूरी तरीके से रेड होगी। उसे क्या बोलते हैं, रेड रिफ्लेक्स बोलते हैं। सामान्यतः न्यूबॉर्न की बात करो या आप अपने इंडिविजुअल अपनी बात करें, सभी में ये रेड रिफ्लेक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सभी में रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। ओके, बट अगर ये रेड रिफ्लेक्स जो है ये क्या है, एब्सेंट है। क्या है, ये एब्सेंट है, तो ये एक कंडीशन को दिखाता है जिसे बोलते हैं कंजेनाइटल कैटारेक्ट, जन्मजात कैटारेक्ट। समझ में आ गया। ओके, तो रेड रिफ्लेक्स कैसे करते हैं, न्यूबॉर्न में रेड रिफ्लेक्स करने के लिए उसके आई में आपको रेड लाइट इंटर करनी है, तो रिफ्लेक्शन के कारण आपको उसकी पूरी आई जो होगी वो रेड दिखाई देगी, जिसे बोलते हैं रेड रिफ्लेक्स। सामान्यतः न्यूबॉर्न में या इंडिविजुअल में रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। अगर ये रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो वो दिखाता है कि उसमें जन्मजात कैटारेक्ट है, मतलब कंजेनाइटल कैटारेक्ट है।
तो आई समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आपने क्या किया कि उसकी जो आई थी उसमें आपने क्या किया, सबसे पहले उसके आई में आपने आई बॉल को देखा। सबसे पहले उसके आई में आपने क्या देखा, आई बॉल को देखा। सबसे पहले जैसे आपने आई बॉल को देखा, आपको पता चला कि आई बॉल सामान्यतः उपस्थित होती है, पर आपने देखा कि आई बॉल एब्सेंट है, और ऐसा एक आंख में भी हो सकता है, दोनों दूसरी आंख में भी हो सकता है, उसे बोलते हैं एनोप्थेल्मिया। फिर आपने नवजात की आई देखी कि जो सामान्यतः आई होती है वो रेड और सिक्रेशन रहित होती है, पर आपने जैसे आई देखी आपको पता चला कि इसकी जो आई है वो रेड हो रखी है, और आई से क्या आ रखे, सिक्रेशन आ रखे। तो इस कंडीशन में आपके माइंड में तुरंत पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि न्यूबॉर्न को आई इन्फेक्शन हो गया है, और न्यूबॉर्न में दो प्रकार के आई इन्फेक्शन होते हैं। पहला होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जो नाइजीरिया गोनोकोकाई के द्वारा होता है। दूसरा होता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, जो क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस के द्वारा होता है। ओके, तीसरा आपने पीपल का एग्जामिनेशन किया, और पीपल का एग्जामिनेशन करने के लिए आप क्या करोगे, परला असेसमेंट करोगे। पी बराबर पीपल, ई बराबर इक्वल, आर बराबर राउंड, आर बराबर रिएक्टिव, एल बराबर लाइट, और ए बराबर अकोमोडेशन। ये एग्जामिनेशन करना है। अगला आपको रेड रिफ्लेक्स करना था। रेड रिफ्लेक्स कैसे करते हैं कि न्यूबॉर्न की आईज में रेड लाइट डालेंगे, रिफ्लेक्शन के कारण न्यूबॉर्न की जो पूरी आई होगी वो रेड दिखाई देगी, और सामान्यतः न्यूबॉर्न में और इंडिविजुअल में रेड रिफ्लेक्स उपस्थित होता है, मतलब ऐसा होना सही है। पर अगर ये एब्सेंट है तो उस कंडीशन में इसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं, जन्मजात विकृति बोलते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और उसे पहले ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट है, और उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रूबेला इन्फेक्शन हो गया है। तो जो न्यूबॉर्न होगा उसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा। क्या होगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा। और ये जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है बेटा, इसमें 3 कंडीशंस आती हैं। तो इसमें 3 कंडीशन आती है। पहली तो वही आती है कंजेनाइटल कैटारेक्ट, कंजेनाइटल कैटारेक्ट। दूसरा आता है डीपनेस, मतलब बहरापन। और तीसरा आता है बेटा पीडीए, पेटेंट डक्टस ऑफ आर्टरेसिस, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो जन्म के बाद बंद हो जाता है, तो वो उस कनेक्शन का बंद नहीं होना, पेटेंसी हो जाना, उसे ही बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरेसिस। ये 3 कंडीशन होती है किसमें, कि अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसे अपने पहले ट्राइमेस्टर के दौरान रूबेला नामक इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे जन्म लेने वाले न्यूबॉर्न में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा। और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं, कंजेनाइटल कैटारेक्ट, डीपनेस और पीडीए। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है बहुत सी बार कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर के दौरान उसे रूबेला नामक इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे डिलीवर होने वाले न्यूबॉर्न में निम्न में से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। ओके, तो आपके ऑप्शन होंगे कंजेनाइटल कैटारेक्ट, डीपनेस और पेटेंट डक्टस आर्टरेसिस, और चौथा होगा ऑल ऑफ देम, या इनमें से कोई एक होगा। ओके, ये था आई का एग्जामिनेशन। चलिए आई के बाद बात करते हैं ईयर की। किसकी, ईयर की, कि ईयर का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। चलिए आई के बाद किसकी बात करते हैं, ईयर एग्जामिनेशन की। ईयर एग्जामिनेशन की, अब किसका एग्जामिनेशन करना है, नवजात के कान का एग्जामिनेशन करना है। तो जो ये ईयर होता है, इसमें ईयर पिन्ना होता है, सॉफ्ट ईयर पिन्ना और हार्ड ईयर पिन्ना। ओके, अगर नवजात का आपने ईयर देखा और आपको पता चला कि उसका ईयर पिन्ना छोटा है, ईयर पिन्ना क्या है, शॉर्ट है, छोटा है, तो उसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं माइक्रोटिया। माइक्रोटिया। आपने क्या किया, नवजात के ईयर को देखा और आपको पता चला कि उसके जो ईयर पिन्ना है वो छोटे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोटिया। आपको पता चला शॉर्ट, आपको पता चला कि उसका ईयर पिन्ना तो एब्सेंट है, मतलब उसमें ईयर पिन्ना है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं एनोटिया। देखिए आप कर रहे हो ईयर का एग्जामिनेशन न्यूबॉर्न में,
आपने उसका ईयर देखा और आपको पता चला कि उसके जो ईयर पिन्ना है वो शॉर्ट है, शॉर्ट ईयर पिन्ना है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोटिया। आपने देखा कि उसके ईयर पिन्ना है ही नहीं, एब्सेंट है, तो उसे बोलते हैं एनोटिया। ओके। दूसरा आपने देखा कि जो ईयर कार्टिलेज होते हैं, ईयर कार्टिलेज होते हैं, वो ईयर कार्टिलेज फर्म होनी चाहिए, फर्म होने चाहिए, मतलब थोड़े कठोर होने चाहिए। अगर ईयर कार्टिलेज उसके कैसे है, सॉफ्ट है, कैसे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, तो वो दिखाते हैं कि जो न्यूबॉर्न है वो प्रीटर्म है, मतलब ये समय से पहले इस दुनिया में आ गया है। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखो आपने क्या देखा, ईयर पिन्ना छोटा है, माइक्रोटिया, ईयर पिन्ना है ही नहीं, एनोटिया। फिर आपने देखा कि जो ईयर कार्टिलेज है क्या है, जो ईयर कार्टिलेज है वो जनरली फर्म होने चाहिए, पर अगर वो सॉफ्ट है तो वो दिखाते हैं कि जो न्यूबॉर्न है वो कैसा है, प्री टर्म है। ओके, आगे बात करते हैं ईयर में ही अगला, कि आपको क्या करना है, न्यूबॉर्न की का जो ईयर है, उसकी जो ईयर कैनाल है, उससे देखना है कि कोई प्लूरेंट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ड्रेनेज मतलब पस तो नहीं आ रही है, फॉर्मेशन। आपको देखना है कि जो नवजात है उसका जो ईयर है, उसकी जो ईयर कैनाल है, उस ईयर कैनाल से प्लूरेंट ड्रेनेज तो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, प्लूरेंट ड्रेनेज तो नहीं हो रहा, मतलब पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, पस तो बाहर नहीं आ रही, सामान्यतः नहीं आती है। अगर आ रही है और आपने देखा कि वो देखने में थिक है और येलो है, तो ये बताती है कि नवजात को ईयर इन्फेक्शन हो गया है, ईयर इन्फेक्शन हो गया है। ओके, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस, है ना। चलिए आपको क्या करना है, दो हो गए। सबसे पहले देखा कि ईयर पिन्ना छोटा है, माइक्रोटिया, ईयर पिन्ना है ही नहीं, एनोटिया। फिर आपने देखा कि जो ईयर कार्टिलेज है वो फर्म होने चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो दिखाते हैं कि बच्चा समय से पहले इस दुनिया में आ गया है, मतलब प्री टर्म है। फिर अगला देखना है ईयर कि जो ईयर कैनाल है उससे कोई प्लूरेंट ड्रेनेज तो नहीं हो रहा, मतलब पस तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है और वो देखने में थिक है और येलो है, तो ये दिखाती है कि इसको आई इन्फेक्शन हो गया, सॉरी ईयर इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद अगला क्या करना है आपको, असेस द लोकेशन ऑफ, असेस द लोकेशन ऑफ ईयर पिन्ना, असेस द लोकेशन ऑफ ईयर पिन्ना, मतलब आपको क्या करना है, ईयर पिन्ना की लोकेशन असेस करनी है। आप कैसे असेस करोगे ईयर पिन्ना की लोकेशन, तो जो आपकी ये आई है, इसमें एक इनर कैंथस होता है, ये अंदर वाला जो होता है इसे बोलते हैं इनर कैंथस, और बाहर वाला जो होता है इसे बोलते हैं आउटर कैंथस। तो आपको क्या करना है, ईयर पिन्ना की लोकेशन असेस करने के लिए आपके आउटर कैंथस से, आउटर कैंथस ऑफ आई मतलब आंख के आउटर कैंथस से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और जब ये लाइन ड्रॉ करो तो जो आपका टॉप ऑफ ईयर पिन्ना है, ये जो टॉप ऑफ ईयर पिन्ना है, आपने क्या किया, आउटर कैंथस से, आई के आउटर कैंथस से आपने एक लाइन ड्रॉ की, और उस लाइन ड्रॉ के दौरान आपका जो टॉप ऑफ ईयर पिन्ना है, या तो वो उस लाइन के लेवल पर हो या उस लाइन के लेवल से ऊपर हो, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। टॉप ऑफ ईयर पिन्ना, टॉप ऑफ ईयर पिन्ना शुड बी एट द लेवल, शुड बी एट द लेवल और अबोव द लेवल, above the level या above the line of that should be draw from the outer canthus of eye। मतलब आपने क्या किया, ईयर पिन्ना की लोकेशन कैसे असेस करोगे बेटा, तो ईयर पिन्ना की लोकेशन असेस करने के लिए जो आई होती है, इसके जो बाहर वाले ये दिखते हैं इन्हें आउटर कैंथस बोलते हैं, जो अंदर वाले होते हैं इन्हें इनर कैंथस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, आउटर कैंथस से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जब ये लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन में क्या हो कि जो आपका टॉप ऑफ ईयर पिन्ना है ये या तो इस लाइन में होना चाहिए या इस लाइन से ये ऊपर होना चाहिए। अभी जैसे मेरा देखो आप, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है तो देखो मेरा क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना ईयर पिन्ना, मतलब ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अगर ये नीचे आता है जिसे बोलते हैं लो सेट ऑफ ईयर पिन्ना, तो मतलब उसमें क्या होगा, अगर किसी का देखो लाइन यहाँ हो, यहाँ लाइन हो और ईयर पिन्ना नीचे रह जाए, मतलब लो सेट ऑफ ईयर पिन्ना। अगर लो सेट ऑफ ईयर पिन्ना होता है तो ये दिखाता है कि जो आपका न्यू बोर्न है वो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है। किससे सफर कर रहा है बेटा, डाउन सिंड्रोम से, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है,
एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसमें 21 नंबर जो क्रोमोसोम होता है उसके ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राई मतलब 3 ट्राइसोमी हो जाती है। ओके, डाउन सिंड्रोम है। अब जो डाउन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन फीचर होता है वो होता है बेटा सीमियन क्रीज। सीमियन क्रीज का मतलब क्या होता है? सीमियन क्रीज इसका क्या मतलब होता है? तो सीमियन क्रीज का मतलब होता है कि वन ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट ऑन द पाम ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब न्यूबॉर्न का जो पाम है, जो हथेली है, उसमें केवल और केवल एक ट्रांसवर्स लाइन होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ओके, ओनली वन ट्रांसवर्स लाइंस आर प्रेजेंट इन पाम ऑफ न्यूबॉर्न is known as Simian crease, और Simian crease is a main feature of Down syndrome. ओके, ये था आपका ईयर एग्जामिनेशन। ईयर एग्जामिनेशन के बाद आगे करते हैं नोज एग्जामिनेशन। किसकी बात करते हैं? नोज एग्जामिनेशन। तो नोज एग्जामिनेशन क्या होता है बेटा? तो बात करें नोज एग्जामिनेशन की, तो आपने न्यूबॉर्न कोशिश करना है नाक के लिए, उसका नाक चेक करना है। आपने देखा कि एक न्यूबॉर्न है जिसके नाक ही नहीं है, तो उसे मेडिकल में बोलते हैं एरीनिया। क्या बोलते हैं? एरीनिया एक मेडिकल टर्म है या मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है? नोज एब्सेंट होता है। ओके, दूसरा क्या करोगे आप? जो नोज होता है वो मिडल ऑफ फेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिडल ऑफ फेस होना चाहिए, मतलब चेहरे के बीच में होना चाहिए। देखो फेस मिडल ऑफ फेस है, ऐसा नहीं कि इधर हो। तो ये भी आपको देखना है कि उसका नोज जो है वो मिडल ऑफ फेस में है या नहीं है। ठीक है, पहले तो देखना है कि नाक है या नहीं है, सामान्य तो होगा, नहीं है तो एरीनिया। फिर दूसरा देखना है उसकी आपको कि कहाँ पर उपस्थित है, मिडल ऑफ फेस में है या नहीं है। तीसरा देखना है नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं हो रहा है। मतलब जो नवजात है वो नाक की नथुड़ियां तो नहीं फुला रहा है। अगर वो नाक की नथुड़ियां फुला रहा है तो उसमें आरडीएस हो गया है। आरडीएस मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब जो नवजात है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से सफर कर रहा है। ये आपका नोज एग्जामिनेशन। क्या किया आपने नोज एग्जामिनेशन में? तो नोज एग्जामिनेशन में किया कि सबसे पहले तो उसका देखा कि नाक है या नहीं है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, मुबारक हो आपके नाक है। नहीं है तो उसे मेडिकल टर्म में एक कंडीशन देते हैं जिसका नाम होता है एरीनिया। ओके, फिर देखना है कि जो नाक है वो नोज जो है वो मिडल ऑफ फेस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं राइट साइड एड में ज्यादा है या लेफ्ट साइड एड में ज्यादा है, तो प्रॉपरली जो होना है मिडल ऑफ फेस में होना चाहिए। ओके, दूसरा देखना है कि नवजात जो अपनी नाक की नथुड़ियों को तो नहीं फुला रहा है। नाक की नथुड़ियों का मतलब नेजल फ्लेयरिंग, और अगर वो नेजल फ्लेयरिंग को फुला रहा है तो वो होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। तो क्वेश्चन आ जाता है, मैंने आपको केयर ऑफ न्यूबॉर्न में भी पढ़ाया था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है, मोस्ट कॉमन जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो नेजल फ्लेयरिंग होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन माउथ एग्जामिनेशन की, कि माउथ का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। माउथ एग्जामिनेशन तो माउथ एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आपको न्यूबॉर्न को देखना है कटे फटे होठ और कटे फटे तालू के लिए। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट देखना है डिलीवर होते ही, कि उसके जो होठ है, होठों के बीच में दरार तो नहीं है, जिसे क्लेफ्ट लिप्स बोलते हैं। जो तालू होता है अंदर की तरफ हार्ड, दो प्रकार के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। कठोर तालू और मुलायम तालू, उनमें दरार तो नहीं है, जिसे बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये देखा आपने, ठीक है। सामान्यतः ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर होठों के बीच में दरार है तो क्लेफ्ट लिप्स बोलेंगे, तालू के बीच में दरार है तो क्लेफ्ट पैलेट बोलेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे इनको, पूरे डिजीज है क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट। चलिए, दूसरा आपको करना है नवजात को टीथ के लिए असिस्ट करना है कि नवजात में कहीं दांत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवजात दांत लेकर ही पैदा हुआ है। तो सबसे दूसरा काम क्या करना है आपको? न्यूबॉर्न को टीथ के लिए असिस्ट करना है। सामान्यतः न्यूबॉर्न में टीथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। पर अगर यदि न्यूबॉर्न में टीथ प्रेजेंट है तो उन्हें नेटल टीथ बोलते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा? ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन आ जाता है कि एक नवजात है जो दांतों के साथ पैदा हुआ है, तो वो कौन से दांत कहलाते हैं? आपका पहला ऑप्शन होगा परमानेंट टीथ, टेम्परेरी टीथ, नेटल टीथ, ऑल ऑफ देम। नहीं पढ़ा होगा तो आप लगा दोगे सब दांत हैं,
मतलब ऑल ऑफ देम या सभी। तो सामान्यतः क्या होता है, जन्म के समय दांत अनुपस्थित होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं, पर अगर यदि जन्म के समय दांत उपस्थित है तो उन्हें क्या कहेंगे, नेटल टीथ। अगला देखते हैं कि आपको न्यूबॉर्न का गम का असेसमेंट करना है। गम मतलब मसूड़ों का असेसमेंट करना है, गम्स का असेसमेंट करना है। जो गम्स होते हैं सामान्यतः पिंक होते हैं और मॉइस्ट होते हैं। जब आपने न्यूबॉर्न के गम्स देखे तो सामान्यतः जो गम होंगे वो पिंक होंगे और मॉइस्ट होंगे, पर आपको पिंक की जगह जो गम मिले वो ब्लूइश मिले, ब्लूइश मिले कि जो नवजात के मसूड़े हैं गम से वो ब्लू है, तो वो दिखाता है कि नवजात साइनोसिस से सफर कर रहा है। और आपको मॉइस्ट की जगह ड्राई मिले, मतलब सूखे हुए मिले, तो यह सब बताता है कि न्यूबॉर्न में डिहाइड्रेशन हो रखा है। पहला क्या दिखा, सबसे पहले कटे हुए होठ देखे, सामान्यतः एब्सेंट होंगे, अगर है तो क्लेफ्ट लिप्स। फिर आपने तालू देखा, सामान्यतः तालू जो होता है उसमें कोई दरार नहीं होगी, पर अगर है तो क्लेफ्ट पैलेट। दूसरा आपने नवजात में दांत देखे, सामान्यतः एब्सेंट होंगे, अगर उपस्थित है तो नेटल टीथ। तीसरा आपने नवजात के गम देखे, गम जो सामान्य होते हैं वो पिंक होते हैं और मॉइस्ट होते हैं। यदि जो गम है वो ब्लूइश है तो मतलब नवजात में साइनोसिस है, गम जो ड्राई है मतलब सूखे हुए हैं तो मतलब उसमें डिहाइड्रेशन है। आगे अब आपको क्या करना है, नवजात में व्हाइट पैचेस देखने हैं कि नवजात में कहीं व्हाइट पैचेस तो नहीं है। व्हाइट पैचेज मतलब सफेद धब्बे, तो सफेद धब्बे नवजात में देखने हैं। और देखने कहाँ है आपको, गम पे देखने, नवजात को आपको गम्स पे व्हाइट पैचेस देखने हैं, टंग पर देखने हैं और बकल म्यूकोसा पे देखने हैं, बकल म्यूकोसा पर देखने हैं। ओके, टंग में देखने, गम में देखने और बकल म्यूकोसा पर देखने, क्या देखने, व्हाइट पैचेस देखने हैं। और जो ये व्हाइट पैचेस होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, एब्स्टीन पर्ल। तो कैसे याद रखोगे, एब्स्टीन फाइल से याद रख लेना, एब्स्टीन फाइल से याद रख लेना। एब्स्टीन पर्ल होते हैं एक ओरल थ्रस होता है। ओके, तो जो एब्स्टीन पर्ल होते हैं ये एक नॉर्मल व्हाइट पैचेज होते हैं जो जन्म के कुछ सप्ताह बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जो एब्स्टीन पर्ल होते हैं ये नॉर्मल व्हाइट पैचेज होते हैं जो जन्म के बाद स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, जबकि जो ओरल थ्रस होते हैं ये सामान्य नहीं होते हैं, ये फंगाई की वजह से होते हैं, इसलिए इस वाली स्थिति को ठीक होने में टाइम लगता है और इसके लिए इसमें एंटीफंगल थेरेपी देनी होती है। ओके, अब हम कैसे पता करें कि कौन सा एब्स्टीन पर्ल है और कौन सा ओरल थ्रस है, तो इनको पता करने का सबसे आसान तरीका है, एक गोज पीस लो, एक स्वैब लो, उसे अपनी उंगली पर लपेटो, एक स्वैब लो, स्टेराइल स्वैब लेना है, पर वो एक स्टेराइल स्वैब लो, उसे अपनी उंगली पर लपेटो। उंगली पर लपेटने के बाद जहाँ व्हाइट पैचेज है उन व्हाइट पैचेज को हल्के से रब करो। जब आप हल्के से रब करो और अगर व्हाइट पैचेज हट रहे हैं तो वो कहलाते हैं एब्स्टीन पर्ल, और अगर व्हाइट पैचेज नहीं हट रहे हैं और ब्लीडिंग होने शुरू हो गई है तो उसे बोलते हैं ओरल थ्रस। तो जो ओरल थ्रस होता है ये अबनॉर्मल होता है, सामान्य नहीं होते हैं। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा एल्बिगेंस के द्वारा होता है, कैंडिडा एल्बिगेंस, और एल्बिगेंस का मतलब भी व्हाइट होता है। ओके, जिसमें फंगल थेरेपी एंटी फंगल थेरेपी देनी होती है। समझ में आ गया आपको? ओके, अगला लास्ट है अपना नेक एग्जामिनेशन। कौन सा आता है अब आता है अपना नेक एग्जामिनेशन की नेक का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। नेक एग्जामिनेशन, तो नेक एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें, नेक एग्जामिनेशन तो नेक एग्जामिनेशन में जो नवजात की नेक होती है वो शॉर्ट एंड थिक होती है, छोटी और मोटी होती है। ओके, नेक के बिल्कुल बीच में, एग्जैक्ट बीच में नेक के ट्रेकिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। तो जो न्यू बॉर्न की जो नेक होगी वो छोटी होगी और मोटी होगी, मतलब शॉर्ट एंड थिक होगी। नेक के बिल्कुल बीच में क्या होगा? ट्रेकिया होगा। नेक के बिल्कुल बीच में क्या होगा? तो नेक के बिल्कुल बीच में होगा ट्रेकिया। ओके, आगे बात करते हैं। नवजात को आपको एक कंडीशन के लिए एसेस करना है, जिसका नाम है टोर्टिकोलिस। किस लिए एसेस करना है? तो नवजात को एक कंडीशन के लिए एसेस करना है जिस कंडीशन का नाम है टोर्टिकोलिस। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि टोर्टिकोलिस का ही दूसरा क्या नाम है? तो टोर्टिकोलिस का दूसरा नाम है राइनेक।
क्या नाम है, राइनेक, और एक और नाम होता है इसका लोक्सिया। लोक्सिया, तो टोर्टिकोलिस के दो नाम और होते हैं, राइनेक और लोक्सिया। अब टोर्टिकोलिस होता क्या है, तो टोर्टिकोलिस इन दिस कंडीशन परमानेंट ट्विस्टिंग ऑफ नेक टुवर्ड द वन साइड, इट मे बी राइट और लेफ्ट। टोर्टिकोलिस में क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न है उसकी जो नेक होती है वो परमानेंटली एक साइड में घूम जाती है, या वो राइट में भी घूम सकती है या लेफ्ट में भी घूम सकती है, उसे क्या बोलते हैं, टोर्टिकोलिस। क्यों घूमती है, क्योंकि ड्यू टू द डैमेज ऑफ 11th क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व डैमेज हो जाती है, 11th क्रेनियल नर्व, डैमेज ऑफ 11th क्रेनियल नर्व। और 11th क्रेनियल नर्व का नाम होता है असेसरी नर्व। क्या नाम होता है, असेसरी नर्व। जो असेसरी नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन आ जाता है कि टोर्टिकोलिस कौन सी नर्व की डैमेज होने की वजह से होता है, तो कौन सी डैमेज होने की वजह से, 11th क्रेनियल नर्व, जिसका क्या नाम है, टोर्टिकोलिस। तो क्वेश्चन आ जाता है कि टोर्टिकोलिस का दूसरा क्या नाम है, राइनेक या लोक्सिया। ओके, तो जो आपकी जो 11th क्रेनियल नर्व होती है जिसे असेसरी नर्व बोलते हैं, ये नेक की दो मसल्स को सप्लाई करती है। कितनी मसल्स को सप्लाई करती है, नेक की दो मसल्स को सप्लाई करती है। 11th क्रेनियल नर्व, क्वेश्चन आ जाता है कि 11th क्रेनियल नर्व नेक की किन दो मसल्स को सप्लाई करती है। ओके, तो दो मसल्स को सप्लाई करती है। पहली मसल से स्टर्नो क्लेइडो मैस्टोइडल मसल्स। ओके, पहली मसल्स हो गई आपकी जो 11th क्रेनियल नर्व है, वो 11th क्रेनियल नर्व पहले दो मसल्स को सप्लाई करती है। नेक की जो पहली होगी स्टर्नोक्लेडोइड मैस्टोइडल मसल्स। दूसरी मसल्स होती है बेटा ट्रेपेजियस। ओके, तो दो मसल्स को करती है। तो नेक में क्या पढ़ा कि जो न्यूबॉर्न की नेक होती है शॉर्ट एंड थिक होती है। नेक के एग्जैक्ट मिडल में ट्रेकिया पाया जाता है। नवजात को या न्यूबॉर्न को टोर्टिकोलिस के लिए असिस्ट करना है। टोर्टिकोलिस का दूसरा नाम राइनेक या लोक्सिया होता है। टोर्टिकोलिस में इन दिस कंडीशन में परमानेंट ट्विस्टिंग ऑफ नेक टुवर्ड द वन साइड, इट मे बी राइट और लेफ्ट, ड्यू टू द डैमेज ऑफ 11th क्रेनियल नर्व, which name is accessory nerve. 11th cranial nerve or accessory nerve supply two neck muscles. Number one is sternocleidoid mastoid muscles and number second is trapezius. ये था अपना न्यूबॉर्न में फिजिकल एग्जामिनेशन, आई का, ईयर का, नोज का, माउथ का, नेक का। ओके, ये था अपना फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न का सेकंड पार्ट। अब इसका आएगा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में किस किस का करेंगे, चेस्ट एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जेनाइटल एग्जामिनेशन, एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन, स्किन एग्जामिनेशन, स्पाइन एग्जामिनेशन, ये कर लेंगे। उसके बाद अपना फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।